हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th भाई साहब। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन मैं आपको बात बता दे रहा हूं। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस को। लेकिन ये जो वीडियो होगी ये ऐसे मान लो कि वेक्टर एनालिसिस की चीट शीट होगी। यानी आप ऐसे मान लो कि कम टाइम में ज्यादा चीजें समझा दूंगा आप लोगों को। तो ये चीट शीट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो। आप ये मान लो कि अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक होती है डिटेल वीडियो, तो डिटेल वीडियो नहीं है ये, लेकिन इतनी जरूर वीडियो कि बस ये एग्जाम टाइम में देख जाना या जब आपकी यूटी वगैरह हो तब इसको देख जाना। आपके गारंटेड यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन खतरनाक। मैंने कहा ना, चीट शीट हर एक बात आपके दिमाग में बिठा देंगे। सर अभी तक जितने बच्चों को वेक्टर एनालिसिस से डर लगता था कि सर हमें समझ में नहीं आता, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सर ये कैसे होता है, इनसे कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक बात आज दूर कर दूंगा आपकी मैं। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो बेटा जब वेक्टर एनालिसिस को जब हम शुरू करते हैं तो हमें यह बात समझनी है कि भाई हमारे पास में फिजिक्स में जितने भी हम लोगों ने क्वांटिटीज पढ़ी है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे सर स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ताकि हम एक के बाद फिर दोबारा कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलो समझते हैं स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं। बेटा देखो, वो क्वांटिटीज जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ना हो, उसको हम कहते हैं सर जी कौन सा, स्केलर क्वांटिटीज। सर एक बात मैग्नीट्यूड से मतलब समझा दो क्या होता है। मैग्नीट्यूड से मतलब होता है अमाउंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या अमाउंट है। जैसे ये लेंथ से भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर लेंथ की है तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आप बोलोगे सर जी उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5। मैंने कहा एक बॉडी का मास जो है, एक बॉडी का जो मास है, मैंने कहा बेटा वो 10 केजी है, तो आप बोलोगे सर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 10 केजी हो गया। तो यानी जो मैग्नीट्यूड है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है, कौन कितना मोटा है, ये सारी बातें कौन बताता है, मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें डिनोट करने के लिए ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड जरूरत होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब आप बोलोगे सर जी एक बात ये हमें बता दो कि कौन कौन से क्वांटिटीज होंगी। तो चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले टाइम देखो अपनी घड़ी में या अपने फोन में। अब टाइम आपने देखा, आप बोले सर 6:30 बज रहे हैं, 6:30 हो रही है, 6:30 PM हो रही है। अब मैंने बोला ठीक है भाई 6:30 PM। तो जब आपने मुझे ये टाइम बताया कि 6:30 हो रहा है तो इसके साथ में डायरेक्शन बताई कि सर 6:30 ईस्ट में हो रहा है, 6:30 वेस्ट में हो रहा है, 6:30 नॉर्थ में हो रहा है, 6:30 साउथ में हो रहा है। अब बोलोगे नहीं सर 6:30 बस टाइम हो रहा है, आपने इतना बता दिया, तो क्या इसको बताने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। बोलोगे नहीं सर, तो टाइम कैसी क्वांटिटी है, आप बोलोगे स्केलर। मैंने बोला बेटा मास बताओ, आपका मास कितना है, आपका वेट कितना है, आप बोले सर मेरा जो वेट है वो 70 kg है, इसमें मास भी काउंटेड है, ठीक है। वैसे तो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो मैं मास की बात कर रहा हूं, मैंने कहा 70 है किसी का। अब मास हो गया भाई, तो मैंने बोला भाई मास बताते समय या अपना वेट बताते समय आपने ये कहा कि सर मेरा जो वेट है ईस्ट में 50 है और ये आपका वेस्ट में 20 है या इतना है, कभी कुछ नहीं बताओगे, आप बोलोगे सर मेरा मास ही कितना है, 70 है। तो मास भी कैसी क्वांटिटी हो गया, आप बोलोगे सर जी स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसी तरह से डिस्टेंस हो गया, इसी तरह से स्पीड हो गया, तो ये सब किसमें होती हैं, आप बोलोगे सर जी ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं सर, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए, है ना, डायरेक्शन भी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं, आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। जिन्हें डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगी सर जी, आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड में पहले ही समझा चुका हूं, डायरेक्शन भी आप जानते हैं क्या होती है। तो सर इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आएगी, एक बार जरा सोच कर देखो। फोर्स, मैंने बोला फोर्स, तो जब आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स किसी डायरेक्शन में ही तो लगेगा। जैसे मैंने किसी को पुश किया या पुल किया, तो पुल मतलब मैं ऐसे अपनी तरफ खींच रहा हूं, पुश मींस दूर दूर की तरफ, तो डायरेक्शन भी आ रही है ना साथ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी, आप बोलोगे सर जी एकदम से हमें समझ में आ गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह से कौन सा आ गया सर, टॉर्क होता है ना, वेलोसिटी होती है ना जी, वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है। इस तरह से जो ये क्वांटिटीज हैं
तो आप बोलोगे सर ये किस में आती है, वेक्टर क्वांटिटीज में आती है। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो ये दोनों चीजें आप समझ के रखना ध्यान में। अब वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी वेक्टर है बेटा वो ऐसे डिनोट होता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरह से हम लगा देते हैं डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो जब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो सर कोई भी ऑब्जेक्ट तीन डायरेक्शन होती है, एक्स, वाई और जेड। तो तीनों में से किसी पर भी मोशन कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। जब वो एक्स एक्सिस पर मोशन करता है तो उसके जो मैग्नीट्यूड होता है उसको आई के साथ डिनोट करते हैं, आई कैप। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पर मोशन कर रहा है तो उसके जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसे हम जे कैप के साथ डिनोट करेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस पर मोशन कर रहा है तो उसे हम के कैप से डिनोट करेंगे। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर मोशन करता है 5 किलोमीटर, तो हम इसे जब वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप बोलोगे सर जी 5i। समझ में आया? इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप बोलो सर वाई एक्सिस पर मोशन कर रहा है, कितना 10 किलोमीटर जाता है, तो आप बोलोगे सर वेक्टर b इज इक्वल्स टू हो गया, आप बोलोगे 10j। तो सर कोई वेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों एक्सिस पर मोशन करे, एक्स पर भी और वाई पर भी। हाँ जी, तो उसको ऐसे लिखेंगे कि सर एक्स एक्सिस पर तो 2 किलोमीटर जा रहा है और वाई एक्सिस पर 3 किलोमीटर जा रहा है, तो हम ऐसे लिख देंगे 2y + 3j। तो अगर सर कोई ऑब्जेक्ट तीनों पर मोशन कर रहा हो, तीनों पर मोशन करता है, तो आप उसको ऐसे लिख दोगे सर जी हो सकता है कि ये 2i प्लस में जा रहा हो, 3j भी प्लस में जा रहा हो, लेकिन k किस में जा रहा हो, माइनस में जा रहा हो, इस तरह से। तो प्लस माइनस ऐसे डिनोट करके लिखा जाता है i, j और k कैप को। आया बात समझ में? तो वेक्टर को लिखने का ये क्रम होता है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, x एक्सिस पर i, y एक्सिस पर j एंड z एक्सिस पर हम डिनोट करेंगे k। जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसे ऐसे लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो, है ना, एकदम मैंने बोला ना बेहतरीन तरीके से। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये भी मेरी गारंटी है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो हमारे पास में वेक्टर दिया है, इस वेक्टर को हम ऐड भी कर सकते हैं क्या दूसरे वेक्टर के साथ में? तो हम बोलेंगे यस सर, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ कि सर ऐसे कोई ये क्वांटिटी दे दी, ये कोई वेक्टर दे दिया, सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? है ना, बात ये भी आती है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? तो चलो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, बस ये फॉर्मूला याद रखना। भाई मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं तो उसे ऐसे मॉड ए से डिनोट करते हैं, है ना, मॉड ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जो भी आप वेक्टर को डिनोट कर रहे हो वो हो सकता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि सर ऐसे कोई वेक्टर है ए 3i + 2j - 4k, है ना, ऐसे हमने लिख दिया। एक माइनस में भी तो वैल्यू ले ले, आप प्लस प्लस का ही करे जा रहे हो सर, माइनस में भी तो वैल्यू ले सकते हैं ना। किसी का भी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा? तो मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इसको जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या होता है? तो ये होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना, फिर जे के पास वाले का स्क्वायर, ठीक है, वाई का स्क्वायर, और फिर के पास वाले का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे। तो आप बोलोगे सर जी एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है वो कितनी है? आप बोलोगे सर 3, तो 3 का स्क्वायर। वाई एक्सिस पर वैल्यू कितनी है? 2, तो सर जी 2 का स्क्वायर। जेड एक्सिस पर वैल्यू कितनी है? -4, तो -4 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे जरा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो आप बोलोगे सर कि 16 और 9 25 होता है, और प्लस में 4, तो आंसर आ गया सर जी 29, है ना। एक बार खींच के बता दो, जरा समझ में आ गया मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? यानी आप बोलोगे सर आई के पास जो दे रखा है उसका स्क्वायर, प्लस जे के पास जो दे रखा है उसका स्क्वायर, प्लस के पास जो दिया है उसका स्क्वायर। अब वो माइनस में है या प्लस में है, हमें उसे ब्रैकेट के अंदर रखना है, फिर स्क्वायर करना है। तो जैसे हम ब्रैकेट के अंदर उसको प्लेस करेंगे तो माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो चलो एक बार खींच के बताओ जरा इसको। मैंने यहाँ वेक्टर बी लिखा, एक बार खींच के बताओ सारे बच्चे। मैंने लिख दिया 2i - 3k। बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जल्दी से, है ना। अब तुम कहोगे बस सर इतनी सी बात, लो अभी कर दिया हमने, है ना। जल्दी खींच के बताओ कितना आएगा। आप बोलोगे सर जी आपने कहा था a x का स्क्वायर, है ना, a y का स्क्वायर और a z का स्क्वायर। तो हमें जानते हैं सर जी x मतलब x की वैल्यू क्या? i, तो i के पास वाला क्या है? 2 का स्क्वायर।
सर यहाँ तो y वाला दिया ही नहीं है, j वाला तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो 0 का स्क्वायर, अरे नहीं दिया तो 0 मान लो ना, तो 0 का स्क्वायर। z की वैल्यू क्या सर, आप बोलोगे -3 का स्क्वायर, तो खींच के बताओ, 2 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 4 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर जी 13 आ जाएगा। ये लोग खींच के सर समझ में आ गया। अब तो किसी का भी मैग्नीट्यूड पूछ लो, माइनस में प्लस में किसी का भी मैग्नीट्यूड पूछ लो, कितना आएगा सर जी, हम सॉल्व कर देंगे। एक बार खींच के बताओ, सारे बच्चों को समझ में आया? अच्छा जी, एक बात ये बता दो भाई, ये बता दो कि मैंने ये कहा भाई साहब कि वेक्टर c इज इक्वल्स टू है -2i, जरा इसका मैग्नीट्यूड बता के बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप बोलोगे सर जी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -2 का स्क्वायर, बाकी तो सब जीरो, बाकी तो सब जीरो है ना, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो c हो गया 2। अब ये प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। तो हम यहीं से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर कोई सिंगल वेक्टर दिया है तो जो उसके i के पास हो, j के पास हो, k के पास हो, जो भी वैल्यू होगी वही उसका क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। तो यहां से एक बात समझ में आती है बेटा कि अगर हम माइनस भी ले रहे हैं तो भी प्लस हो जा रहा है, यहां भी हमने माइनस लिया तो भी प्लस हो गया। तो एक नोट करने वाली बात थी कि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। मैंने बताया अमाउंट है तो अमाउंट कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए मैग्नीट्यूड यहां क्या आ रहा है, पॉजिटिव। समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन में दे दिया कि मैग्नीट्यूड इज -3, लिख देना भाई होता ही नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन आप दे रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा जी, तो मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए हम लोग, कोई बात नहीं सर। अब एक बात बता दो सर कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए, कहीं पर भी यूनिट वेक्टर, वेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं चीट शीट की, इसके अलावा भी आपको कुछ और समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीट शीट में आपको लेकर आया हूं, तो इसमें मैं वो चीजें समझाऊंगा जो सीधी आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब जैसे हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, यूनिट का मतलब ही होता है 1, तो ऐसा वेक्टर सर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, आप यहां पर लिख लो इसको एक बार करके कि यूनिट वेक्टर हम किसे कह रहे हैं बेटा। आप बोलोगे सर द वेक्टर, है ना, द वेक्टर whose magnitude is 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। खींच के बताओ जल्दी से, इतनी समझ में आ गई है ना, जल्दी से झंडे गाड़ देंगे आज। आप बोलोगे सर द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, आप बोलोगे सर जी हम उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, तो सर क्या इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर नहीं फाइंड कर सकते, इसको यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, ये जो दिया है क्या इसको यूनिट वेक्टर बना सकते हैं? मैं बोलूंगा हां जी, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बोलो सर समझा दो जरा उस फॉर्मूले को, तो चलो लिख लो, जल्दी बताता हूं। तो यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। मान लो कोई हमारे पास वेक्टर है ए और उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसे ए कैप से डिनोट करेंगे ऐसे, और वो होता है सर जी वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड का मींस क्या हो गया, आप बोलोगे सर जी मैग्नीट्यूड, मॉड जहां लग जाएगा वो कह रहा है सर जी मैग्नीट्यूड। तो चलो मान लो हमारे पास में ए है, आप बोलोगे सर 3i प्लस 2j प्लस आपका हो गया सर जी 2k। तो मैंने कहा भैया इसका मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, यूनिट वेक्टर। तो मैं ये कह रहा हूं कि यूनिट वेक्टर जब आप फाइंड करोगे तो आपको सबसे पहले इसका मॉड निकाल लो। तो मॉड क्या होता है सर, i के पास वाले का स्क्वायर, j के पास वाले का स्क्वायर, k के पास वाले का स्क्वायर। सर ये हो गया 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो गया सर जी 17। मॉड निकल के आ गया। अब यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो आप लिखोगे सर a कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या था, ये था जी 3i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन मॉड ए। मॉड ए कितना आया है, आप बोलोगे सर रूट में 17। या तो ऐसे ही लिखा रहने दो, या कई जगह आप ऐसा देखोगे 3 अपॉन रूट 17i, 2 अपॉन रूट 17j और 2 अपॉन रूट 17k। तो ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप लिख कैसे रहे हो, वो आपके लिखने पर डिपेंड करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। एक आध और समझा देता हूं मैं आपको। मान लो हमारे पास में b है
3i प्लस 2j। इसका सर निकाल दो यूनिट वेक्टर। तो भाई हमें पता है कि सर सबसे पहले हम मॉड ऑफ b निकालना पड़ेगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, बोलोगे सर जी √13 आ गया। कितना आ गया? √13। अब आप इसको जब b कैप निकालोगे तो आप बोलोगे सर जी वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b, है ना। तो भैया यहां पर लिखोगे सर -3i प्लस 2j अपॉन में क्या होता है सर जी, रूट में 13। तो या तो आप ऐसे अलग अलग तोड़ लो या इसी को ऐसे ही रहने दो, तो ये भी आंसर हो गया। तो यूनिट वेक्टर भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। हर एक चीज आपको समझा रहा हूं, कोई भी कैलकुलेशन किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, चले अब आगे। अब समझते हैं हम लोग सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है ना, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और कितने टाइप से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ द वेक्टर्स की, हम वेक्टर को कैसे जोड़ सकते हैं। आप टेंशन मत लो बेटा, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी जिसे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे चैप्टर को एंड कराऊंगा। लेकिन अभी मैंने बताया है हम किस पर बात करेंगे, ओनली जो इंपॉर्टेंट है ना, जो चीजें आपको सीधा हिट होंगी, इसके बाद आपको कोई और चीजें देखने की जरूरत ना पड़े, हर एक चीज वैसे लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने किस पर बात की, वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर निकालेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डॉट प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा और ऐसी शेयर करूंगा कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो सकती। डॉट भी क्यों, डॉट में cos थीटा क्यों, क्रॉस कैसे होता है, क्रॉस में cos थीटा क्यों, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कौन कौन से बन सकते हैं, मजा आ जाएगा। आ जाओ। तो अब हम बात करते हैं सम ऑफ वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो एज यू नो दैट कि सर अभी तक हम लोग जो मैथमेटिक्स करते थे, हमें ये पता था कि सर 2 + 3 = 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम एलजेब्रिक मेथड। ठीक है जी, एलजेब्रिक मेथड। तो यहां वेक्टर्स पर ये एलजेब्रिक मेथड काम नहीं करता। ठीक है जी, तो इनको ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल लॉज हमें पढ़ने पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है ट्राइंगल लॉ। है जी, ट्राइंगल लॉ। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, पहले इसके बारे में समझ लो, है ना। मैं यहाँ पर आपको लिखकर नहीं दिखा रहा, मैं आपको यहाँ पर समझा कर दिखाऊंगा कैसे। मान लो कि सर एक वेक्टर ये है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, और एक वेक्टर है ये, इसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, समझ गए। तो अब ट्राइंगल मेथड क्या कहता है कि भैया ये दोनों हमें ऐड करने हैं। अब ये चाहे किसी भी डायरेक्शन, ए किसी भी डायरेक्शन में हो, बी किसी भी डायरेक्शन में हो, या सी किसी भी डायरेक्शन में हो, आप समझो इस चीज को। देखो इसीलिए मैंने दोनों की डायरेक्शन अलग अलग ली है, ए अलग डायरेक्शन में और बी अलग डायरेक्शन में। अब इन्हें मुझे ऐड करना है। तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि भाई जहां ए है उसको ए ही रहने दो, है ना, ए को ए रहने दो जैसा है, ए को ए रहने दो जैसा है, बी को बी रहने दो जैसा है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ए के हेड से बी की टेल को जोड़ दो बस, ए के हेड एरो से और बी के टेल को जोड़ दीजिए और फिर इनसे एक रिजल्टेंट खींच दीजिए, रिजल्टेंट ड्रॉ कर दीजिए जो कि आर होगा। तो आर जो होगा दैट विल बी ए प्लस बी, ये जो आर होगा दैट विल बी ए प्लस बी। आया समझ में, आया समझ में क्या बोला मैंने, ए के एरो हेड से बी के टेल को कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम एक क्या करते हैं, रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, और वो जो रिजल्टेंट होता है वो बताता है सम ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं सर, है ना, ये तो ऐड के बारे में बात होगी सर। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे एक बार अच्छे से समझा दो सर। सबट्रैक्ट में क्या करना है, मान लो मुझे ए में से बी को माइनस करना है, तो वेक्टर है तो वेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो अभी अगर मैं डायरेक्ट जोड़ दूंगा तो ए की जो डायरेक्शन है, बी की जो डायरेक्शन है, दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे। लेकिन मुझे ए में से बी माइनस करना है, तो बी को माइनस में कब ले जाएंगे, आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन बदल दो, ये ऊपर था इसकी डायरेक्शन को क्या कर दो, नीचे कर दो, और ए के एरो हेड से बी के क्या कर दो, टेल को कनेक्ट कर दो ये। तो अब ये जो बी है वो कैसा हो गया सर जी, माइनस का हो गया। गिवन था हमें ऐसे, है ना, बी हमें ऐसे गिवन था, हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर दिया, तो ये हो गया सर जी माइनस का बी। और फिर हम यहां से एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे आर, तो वो हो जाएगा ए प्लस माइनस का बी, है ना, इस तरह से। तो ये आर हो गया आपका, बोलोगे सर ए माइनस बी। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, दिस इज द ट्राइंगल लॉ। अब एक बार बता दो कि सर न्यूमेरिकल भी सोल्व करके बता दो कि मान लो ए की वैल्यू ऐसे है 2i 3j -4 के, और बी की जो वैल्यू है वो है सर 3i -4j -8 के। जरा इनको a प्लस बी करके बता दो सर कैसे होगा, है ना, a प्लस बी करके बता दो कैसे होगा।
तो मैंने कहा सर ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे, एलजेब्रिक सम को फॉलो नहीं करेंगे। तो जब मैं ऐड करूंगा ना बेटा, तो आप जानते हैं सर जी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल, दोनों वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे, भाई ये देखो इसमें ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, इसमें पहला प्लस में था और बाकी दोनों माइनस में थे, तो डायरेक्शन अलग अलग होंगी। लेकिन ये ऐड हो सकते हैं डायरेक्टली। और ऐड कैसे होंगे कि ए वाले ने एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चली है प्लस बी वाले ने एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चली है, फिर ऐसे ही ए वाले ने वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है और बी ने वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, फिर सी ने जेड एक्सिस पर कितना और फिर ए वाले ने जेड एक्सिस पर कितना। तो मींस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सर इसमें आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ ऐड होगा और के वाला के साथ ऐड होगा। सिंपल भाषा में ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब मैं ऐड करूंगा तो ये डायरेक्ट किसका फॉलो नहीं करेंगे, ये ऐसे फॉलो नहीं करेंगे कि ये घटा दिया फिर इसको घटा दिया फिर जोड़ दिया, नहीं। आई वाला आई के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जे वाला जे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और के वाला के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो समझो भाई आई बाहर ले लो, यहाँ क्या है 2 प्लस का 3 भी प्लस का, इस तरह से। फिर सर जी आप बोलोगे यहाँ 3 जे ले लो, जे किसका है सर जी 3 प्लस का और यहाँ 4 माइनस का। फिर सर जी के ले लो, के देखोगे सर यहाँ 4 माइनस का, यहाँ 8 भी माइनस का। तो जब मैं a प्लस बी निकालूंगा, एक बार जल्दी से बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 5 आई, 3 में से 4 गया, आप बोलोगे 1 जे, 1 को दिखाते नहीं है, डिनोट ऐसे ही आते हैं तो फिर जे रहना देंगे। 4 और 8 कितना होता है, आप बोलोगे सर जी 12 के। तो इस तरह से मैं a प्लस बी निकाल सकता हूं, है ना, समझ में आ गया है ना। आई वाला आई के साथ ऐड होता है, जे वाला जे के साथ ऐड होता है और के वाला के साथ ऐड होता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करोगे तो माइनस लग जाएगा भाई साहब, यहाँ है ना, यहाँ 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 माइनस लगा देना। सिंपल सा मेथड है, ऐड करने में कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस याद रखना ये अलजेब्रिक मेथड को फॉलो नहीं करेगा। अब हम चलते हैं कि सर जी प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर। हम बात कर लेते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना सारे बच्चे इसको, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो भी हम सारे डील करेंगे कि भाई कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर यहाँ पर जो आपका मल्टीप्लीकेशन है ना, वो 2 टाइप से होता है, एक तो डॉट और एक होता है क्रॉस, है ना। एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक होता है क्रॉस। तो जैसे डॉट प्रोडक्ट किसे, इसे पढ़ा भी डॉट ही जाता है ना, पढ़ा भी इसे डॉट ही जाता है। जैसे हमारे पास में 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका सर डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाता है ए डॉट बी। ठीक है, क्या लिखा जाता है, ए डॉट बी। अब मैंने कहा कि सर ये क्या है, ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, तो ये अलजेब्रिक लॉ को, है ना, अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करते, अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जब आप इनको पढ़ रहे हो तो अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा साइड में रख के पढ़ना इसको, ठीक है, कभी मैथ लगा दो इसमें, ठीक है। उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, जैसे मैंने एडिशन के लिए आपको लॉ बताया था, तो वैसे ही इनके मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कुछ लॉज काम करते हैं, वो लॉज आपको जानने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए वेक्टर ए जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है, एक बार पहले मैं आपको एक वैल्यू लेके बता देता हूं, है ना। आप बोलोगे सर जी इस तरह से वेक्टर ए है और वेक्टर बी जो है हमारा वो 3i माइनस 2j प्लस 5k है, इस तरह से। तो जब हम किसी भी 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का वो ये होता है सर जी a डॉट बी, है ना। तो डॉट कैसे करते हैं कि बेटा इसमें i का डॉट अगर i के साथ करें, i का डॉट अगर i के साथ करें तो वो 1 आता है, फिर j का डॉट j के साथ करें तो वो भी 1 रहता है, और k का डॉट k के साथ करें तो वो 1 रहता है। लेकिन अगर i का डॉट j के साथ करें या i का डॉट k के साथ करें, इसके अलावा किसी से करें, फिर सिमिलरली j का डॉट k से करें या j का डॉट i से करें, फिर इसी के सिमिलरली सर k का डॉट i से करें या k का डॉट j से करें, तो ये सारी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी अगर इनका खुद के साथ डॉट करोगे तो वो वैल्यू 1 आती है, और इसके अलावा अगर किसी और के साथ आप डॉट निकालते हो तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ये बात अपने दिमाग में रखना। अब जैसे मुझे पता है कि सर, अब जैसे मुझे पता है कि मेरे पास a डॉट b निकालने के लिए ये 2 नंबर्स हैं, तो वैल्यू रखेंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k, फिर ये वाली वैल्यू रखेंगे 3i माइनस 2j प्लस 5k,
अब आप बोलोगे सर जी इनका डॉट निकालेंगे, तो भाई जैसे आप एल्जेब्रिक लॉ जानते थे कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे भी, फिर इसकी इससे भी, फिर इसकी इससे भी, सबसे होगी मल्टीप्लाई। लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता है कि सर जब आई की आई के साथ करूंगा तो वैल्यू 1 आएगी, लेकिन आई की अगर जे के साथ करूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर आई की अगर के साथ करूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि यहां जो प्रोडक्ट है वो आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा और के का के साथ होगा। कैसे समझते हैं भाई, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और आई डॉट आई, बस इतना करना है। अब इसको छोड़ दो, फिर यहां जे है तो जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये प्लस हो गया। 3 2 जा 6 और जे डॉट जे, ठीक है जी। फिर सर के वाले का के वाले के साथ, 4 5 जा 20 तो के डॉट के। इतनी बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर ये और ये वैल्यू क्या होती है 1, तो 6 + 20 कितना आ गया आंसर, आप बोलोगे सर 32। कितना आ गया 32। एक बार खींच के आंसर दो, क्या ये बात समझ में आई? चलो एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं हमारे पास में, यहां कराते हैं। ए जो है हमारे पास में 3i - 4j है ना, ऐसे ले लीजिए आप डॉट। फिर सर बी जो है वो हमारे पास में, आप बोलोगे सर 4j - 5k है। अब इनका a डॉट बी निकाल दो, है ना, a डॉट बी। तो आप बोलोगे सर 3i - 4j, फिर 4j - 5k। अब आप बोलोगे सर इसमें तो k नहीं है और इसमें i नहीं है, तो फिर क्या करें? तो भैया इधर i है नहीं, इधर तो i है लेकिन इधर है नहीं, तो कितनी आ गई 0। इधर भी j है इधर भी j है, तो 4 4 जा 16 j डॉट j। फिर सर के इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो फिर 0 हो गया। तो सीधा सीधा कितना आ गया -16 × 1, तो आप बोलोगे सर माइनस का 16 आंसर। तो ठीक है बेटा, इस तरह से कितना आ गया माइनस का 16 आ गया आंसर, बात खत्म। इतनी हमें समझ में आ गई। तो क्या सर इतना ही आएगा? नहीं भैया, ये तो अभी शुरुआत हुई है, आपको अभी बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो सर वो हमें बता दो ना फिर क्या जानना है। तो देखो, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए डॉट बी, है ना, इस डॉट को एंड करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए डॉट बी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लिखोगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा, है ना। याद रखना ए डॉट बी का फॉर्मूला हो जाता है ए डॉट बी को जब हम सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। ये अपने दिमाग में याद रख लेना इस चीज को कि ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। डायरेक्ट मॉड ना लगाकर आजकल ऐसे ही लिख ले रहे हैं, क्या, ए बी कॉस थीटा। अब हमें पता है कि ए और बी क्या है, मॉड है यहाँ पर, है ना। मॉड आपको निकालना पता है ना, मैग्नीट्यूड है यहाँ पर। अब ये इस फॉर्मूले से होता क्या है कि इस फॉर्मूले से सर पहले तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो एंगल का फॉर्मूला आ गया ये वाला जी, है ना। निकाल लेना एंगल कि अगर हमें ए और बी दिया है, ये ए और बी दिया है, तो इनका एंगल हम इससे फाइंड कर सकते हैं। डॉट डॉट जो हमने निकाला है 32 आ गया। मॉड कैसे निकाला जाता है आप सबको पता है कि सर इसका मॉड अलग निकलेगा, इसका मॉड अलग निकलेगा, यहां पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी निकल के कि एंगल कितना बनेगा। अब यहां से कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एंड डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो चलो इनके बारे में हम पहले एक बार डिटेल से बात कर लेते हैं। इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा आया कहां से, ये आप मुझे बता दो एक बार कि आपने कॉस थीटा क्यों लिखा है ना, बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग चलेगा ये। तो हम लोग बता दें बेटा, जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर क्वांटिटीज आपको पता होगी। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, आप बोलोगे सर जी वो क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो मान लो कि एक बॉडी है हमारे पास में, एक थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा है, ये बॉडी का मास है
और इस बॉडी पर मान लो मैं इधर से खींच रहा हूं इसे, है ना, तो ये तो सीधा सीधा हो गया। कितने डिग्री का एंगल बनाया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब मैं इसे यहां रस्सी से बांध दूं ऐसे, और मैं ऐसे कोई एंगल बना के खींचूं, तो यहाँ एंगल क्या है, आप बोलोगे सर जी बॉडी डिस्प्लेस्ड भी होगी एंड बॉडी पर हम फोर्स भी लगा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन भी अलग है, दोनों की डायरेक्शन भी अलग है, और दोनों ने एक दूसरे पर एक एंगल बना रखा है। तो ये जो एंगल है आप बोलोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल एंगल है। कौन सा एंगल है ये, हॉरिजॉन्टल। अब ये जब हॉरिजॉन्टल एंगल है तो मुझे वर्क निकालना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर एफ डॉट एस निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एंगल भी दे रखा है मुझे, तो आप बोलोगे सर ऐसा लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। समझ में आ गया, क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है वो कौन सा, हॉरिजॉन्टल, और जब भी हॉरिजॉन्टल एंगल की बात करते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा। समझ में आ गया, इसलिए कॉस थीटा आया है। ठीक, चलो, तो इस तरह से बना है डॉट प्रोडक्ट की ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अब इसी से होगा ये फॉर्मूला, और इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मींस क्या होता है, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर का मींस होता है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो भाई हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। अब ए की वैल्यू रख दो, आप बोलोगे सर जी 2i प्लस 3j, बी की वैल्यू रख दो 6i माइनस 4j, मॉड निकाल लो जी, आप बोलोगे सर जी i के पास वाले का स्क्वायर, j के पास वाले का स्क्वायर, k है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, फिर इसमें सर जी i के पास वाले का स्क्वायर, फिर सर जी j के पास वाले का स्क्वायर, और इनटू में cos थीटा। अब आपको इसे शॉर्ट भी करके दिखाऊंगा, आप बोलोगे सर i की i के साथ डॉट होता है तो 2 6 जा 12, ठीक है, बात खत्म, i डॉट i 1 बन गया, 3 4 जा 12, फिर ये हो गया सर जी 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये हो गया 36 प्लस 16 cos थीटा। आप बोलोगे सर ये हो गया 0, ये बन गया √13, और ये हो गया सर जी 52 cos थीटा। जब ये इधर आएगा तो 0/13 इंटू √52, ठीक है जी। अब ये कुछ भी बने मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऊपर 0 आ गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर cos थीटा 0 हो गया, लेकिन cos की वैल्यू 0 किस में होती है, आप बोलोगे सर cos की वैल्यू 0 होती है cos 90 में, है ना, ये जो cos की वैल्यू 0 है वो कितनी होती है, cos 90। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर ऐसे लिख लो 0 इज इक्वल्स टू cos थीटा, और यहाँ इसको लिख दोगे cos 90 इज इक्वल्स टू cos थीटा। जब आप इसको कट करोगे तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। इट मींस अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सीधी सी बात, सिंपल बात, नो बकवास। बोलो एक बार समझ में आया कि नहीं, है ना, समझ में आया कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दो। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई इसमें। अब ऐसे जैसे मान लो कि हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं कि एक बॉडी पर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, और 50 न्यूटन का फोर्स लगाकर वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया। कितने मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया, 10 मीटर। और उसके बीच जो एंगल था, इनके बीच जो एंगल है, ऐसे लिख लो, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू दैट द ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ 30, छोड़ो चलो 30 रहने दो, 30 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल बना रखा था उसने, 30 डिग्री का एंगल बना रखा था। तो आप करोगे सर जी फाइंड द वर्क, फाइंड वर्क डन, कितना वर्क डन उसने किया है। तो आप बोलोगे सर जी W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा निकाल दो। तो W इज इक्वल्स टू एफ कितना है, आप बोलोगे 50, एस से कितना है, आप बोलोगे सर जी एफ से है हमारे पास में कितना भैया, 10 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया, इनटू में 10, और कॉस थीटा कितना है, आप बोलोगे जी cos 30 रख दो। तो W इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10 इंटू cos 30 हो जाता है, जल्दी से खींच के बताओ। आप बोलोगे सर √3/2, 2 से कैंसिल 5 टाइम, तो ये हो गया सर जी 250 √3। अब √3 की वैल्यू भी आप रख सकते हो, है ना, और वर्क डन किस में आता है, जूल में। तो इस तरह से आप वर्क डन भी फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके बेस पर करने हैं एंड सॉल्व करने हैं। और भी खतरनाक क्वेश्चन है जो कि मैं डिटेल वीडियो जब इसकी आएगी उसमें आपको लेकर आऊंगा, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो। ये आपकी रिवीजन वीडियो के तौर पर भी है और एक चीट शीट के फॉर्म में भी है कि आपने बस ये पढ़ लिया तो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मेरी बात आप लोग ध्यान से समझ लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और कौन से क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो आगे हम समझते हैं पहले वेक्टर प्रोडक्ट को। किसको समझते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को समझते हैं, ठीक है।
और अभी जिनको नहीं भी आया है ना, जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत रह गई है ना, थोड़ी बहुत ही दिक्कत रह गई होगी, वो इस प्रोडक्ट को समझने के बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उनके बेस पर सॉल्व करवा देंगे आपको मस्त करके। भाई एकदम ऐसे कहोगे सर यूं हलवा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आ जाओ फटाफट से, वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं बेटा? इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जरा समझना जरा इस क्रॉस प्रोडक्ट को, इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझना इस चीज को, ठीक। ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और एक बार इसको समझ लो, इसमें मैक्सवेल का है ना, मैक्सवेल का इसमें राइट हैंड लॉ लगता है, राइट हैंड लॉ, ठीक है जी, राइट हैंड लॉ। अब ये आप या तो इसको मैक्सवेल का राइट हैंड लॉ करके याद कर लो, या फिर मैं इसको समझा दे रहा हूं वैसे याद कर लो। भाई मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब वेक्टर का मतलब ही होता है कि सर इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आएगी। तो भाई अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो मैक्सवेल का राइट हैंड लॉ कहता है कि अगर आप इस तरह से मूव करते हो, है ना, इस तरह से मूव करते हो, इससे एक दूसरे की तरफ जाते हो, तो जो हमारी डायरेक्शन है वो इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर हम किसी भी राइट हैंड को, है ना, किसको, राइट हैंड को यहां रखें प्लेन पर, और प्लेन पर रखकर हम उसे इस तरह से रोटेट करें, है ना, कैसे रोटेट कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो जो हमारी थंब है वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा? वो सर जी आपके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी। या सिंपली आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए क्रॉस बी में ए और बी का क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। तो जब ए क्रॉस बी में ए और बी का प्रोडक्ट हो रहा है तो इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहां होगी? यानी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, या तो ऊपर की ओर या फिर कहां की ओर? नीचे की ओर। दो तरह से डायरेक्शन हो सकती है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नीचे की ओर आ जाएगा, और जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो दो ही तरीके से डायरेक्शन होंगी, या तो नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, मींस इन दोनों के परपेंडिकुलर। और जिस प्लेन में रोटेट कर रहे हैं वो होगा इनका ए क्रॉस बी का प्लेन, प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे घूमेगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जो प्लेन बनेगा वो हो जाएगा आपका प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, जिसमें वो मूव कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो मान लो मान लो, अब समझना जरा ध्यान से, मैंने कहा कि भाई ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो बताओ ए क्रॉस बी निकलेगा कौन सी डायरेक्शन में? आप बोलोगे सर ये निकलेगा जेड एक्सिस पर। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वाई और जेड का, तो किस में निकलेगा? एक्स एक्सिस पर। और अगर हम सर एक्स और जेड का कर रहे हैं तो कहां निकल कर आएगा? आप बोलोगे वाई एक्सिस पर। समझ में आया कुछ? अब देखो, अभी समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस को मैंने बोला था आई, वाई एक्सिस को मैंने बोला था जे, और जेड एक्सिस को मैंने बोला था के। तो इसका रूल क्या होता है क्रॉस करने का? तो आप बोलोगे सर जी जब मैं आई क्रॉस आई करूंगा, सॉरी आई का क्रॉस किससे करूंगा? जे से, तो आई जे के पास जा रहा है, तो आई का क्रॉस किससे साथ कर रहा हूं? जे से, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? के। तो आई क्रॉस जे की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? के। आगे समझ में? इस तरह से मैं समझा रहा था कि आप आई से जे की तरफ जा रहे हो, लेकिन डायरेक्शन कौन सी आएगी? आप बोलोगे सर जी के। कौन सी डायरेक्शन आएगी? के। फिर ऐसे ही जब जे से के की तरफ जाओगे, जे से किसकी तरफ जाओगे? के की तरफ, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? परपेंडिकुलर सर जी आई। कौन सी आएगी? आई। फिर इसी तरह से के से आई की तरफ आओगे, है ना, के से आई की तरफ, तो डायरेक्शन आएगी जे। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है सर, कि अगर हम जे से आई की ओर आ रहे हैं, जे से आई की ओर चल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर उस समय के माइनस का हो जाएगा, उस समय ऊपर की ओर ना होकर डायरेक्शन नीचे की ओर आ जाएगी। फिर इसी तरह से अगर आप सर जी के का क्रॉस जे के साथ कर रहे हो तो माइनस का आई आ जाएगी। फिर उल्टा करोगे, आई का क्रॉस के साथ कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? माइनस का जे आ जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। लेकिन अगर आई का क्रॉस आई के साथ करो, या जे का क्रॉस जे के साथ करो, या के का क्रॉस के साथ करो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हमेशा जीरो रहेंगे, है ना। आई का आई के साथ कैसे क्रॉस कर सकते हो आप? पॉसिबल ही नहीं है। आप बोल दो जल्दी से फटाफट, इसलिए ये चीज होगी। तो याद रखना मैक्सवेल का लॉ, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे कि आई का क्रॉस अगर हम जे से करेंगे तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? के। जे का क्रॉस के से करेंगे तो डायरेक्शन आएगी आई, क्योंकि ये तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर आप कोई दो प्लेन को लेकर क्रॉस कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन तीसरे प्लेन पर आ जाएगी। ये मैक्सवेल का लॉ है। अब इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को। ये मैंने रफ कर दिया, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में इसका।
अब है सर जी कि एक ए क्रॉस बी पर क्वेश्चन करके दिखाओ क्या आता है। अच्छा, इसे करने से पहले आप बोलोगे सर जी जैसे आपने बताया था कि ए डॉट बी होता था ए बी कॉस थीटा, तो क्या ऐसे ही क्या ए क्रॉस बी का भी वैल्यू होता है? मैं बोलूंगा हाँ जी, मॉड ए मॉड बी, और यहां जब डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो क्या लोगे? साइन थीटा। तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस आती है तो आप cos थीटा लेते हैं, और जब वर्टिकल एक्सिस आती है तो आप बोलते सर साइन थीटा लेते हैं। तो जब भी परपेंडिकुलर की बात आएगी तो हम क्या लेंगे? साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का मीन्स हो जाएगा ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? ए क्रॉस बी का मीन्स हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ये दिमाग में बिठा लो आप अपने बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन लेकर करा दो सर जी, ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे? तो ले लो भाई, ए जो है वो कितना है? आप बोलोगे सर 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये है। और b की जो वैल्यू है वो बोलोगे सर 3i माइनस 4j, ठीक है जी, माइनस 4j प्लस 2k। इसका क्रॉस निकाल के दिखा दो एक बार। तो क्रॉस निकालने का क्रम क्या है समझ लो बेटा, है ना। जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा? तो यहां पर आपको ऐसे लाइन बना लेनी है, यहां आई, यहां जे और यहां के, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ए का बी के साथ निकालने तो पहले वैल्यू किसकी रखी जाएगी? ए की। तो आई जे के, इसका मतलब आई के पास क्या वैल्यू है? 2, तो आई के नीचे लिख दो। जे के पास क्या वैल्यू है? -3, तो जे के नीचे लिख दो। के पास क्या वैल्यू है? आप बोलोगे सर 4, तो के नीचे लिख दो। फिर b की वैल्यू लिखेंगे तो b के पास, i के पास कितनी वैल्यू है? 3, तो वो ऐसे लिख दो। j के पास क्या वैल्यू है? -4, उसे भी लिख दो। k के पास क्या वैल्यू है? आप बोलोगे सर जी k के पास है 2, तो वो ऐसे लिख दो। लिख दिया? इतना तो लिखना सीख गए, है ना। एक बार बोलो तो आप, मजा आ रहा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना कि सर मजा आ गया, इससे बेहतरीन वीडियो नहीं हो सकती, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जब मैं इसका i की वैल्यू निकालूंगा, a क्रॉस b करूंगा, तो बेटा आई की वैल्यू निकाल लेना, तो आई को कवर कर लो। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे कवर कर लेते हैं। कवर कर लिया, फिर ऐसे आना है, पहले ऐसे राइट से लेफ्ट, तो 2 3 जा -6, और बीच में साइन रहेगा माइनस का, ठीक है, हमेशा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, अब हमें ऐसे जाना है क्रॉस में, तो 4 4 जा, आप बोलोगे सर -16, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, अगर हम i की वैल्यू निकाल रहे हैं तो i को ही कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये दो वैल्यू मिली। तो सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा -6, बीच में साइन माइनस का, फिर 4 4 जा 16, तो 16 पर भी माइनस। फिर j की वैल्यू निकालेंगे तो j होता है माइनस में, i होता है प्लस में, j होता है माइनस में, फिर k होता है प्लस में, फिर उससे आगे होता है तो माइनस में। इस तरह से क्रम चलता है। तो जब j की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सर j को कवर कर लेंगे ऐसे। अब j है ही नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 जा 4, बीच में साइन माइनस का, फिर 3 की मल्टीप्लाई 4 से, ये है ही नहीं, तो 3 4 जा 12, ऐसे। फिर k की वैल्यू निकालेंगे तो k को रखेंगे ऐसे, फिर k को ही कवर करेंगे। राइट से लेफ्ट जाते हैं तो 4 2 जा -8, है ना, बीच में साइन माइनस का, 3 3 जा, आप बोलोगे -9, ये हो गया जी। आप बोलोगे सर i माइनस का 6 और प्लस का 16, फिर होगा j, आप बोलोगे 4 में से 4 -12, फिर बोलोगे k, मैं बोलूंगा -8 + 9, ऐसे। 16 में से 6 गया, आप बोलोगे सर जी 10। मैं इसमें कर रहा हूं, 4 में से 8 गया, 4 में से 12 गया, तो माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8j, और ये 9 में से 8 गया तो 1, तो आप बोलोगे सर प्लस का k, है ना। इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन करके दिखाओगे, है ना। इसका एक बार कैलकुलेशन करके दिखाओगे, ये निकल कर आ जाएगा a क्रॉस b। क्या निकल कर आ जाएगा? a क्रॉस b। अब आप बोलोगे सर जी एक आध बार और क्वेश्चन करवा दो, तो चलो एक आध बार और क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो आप सारे बच्चे, ठीक है। जैसे हमने निकाला था a डॉट b, और अगर हम b डॉट a निकालने लगे, b डॉट a, तो ये दोनों इक्वल आते हैं, क्योंकि इनमें डायरेक्शन नहीं होती। a का b के साथ डॉट निकाल रहे हैं और b का a के साथ डॉट निकाल रहे हैं, तो बात एक ही है। लेकिन अगर आप a क्रॉस b निकाल रहे हैं और फिर आपसे कहा जाए b क्रॉस a,
तो सर ये इक्वल नहीं होते। इक्वल कब होंगे? जब डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। ये दोनों इक्वल तो होते हैं, लेकिन साइन किसका आ जाता है? माइनस का। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी का मतलब था, ए क्रॉस बी का मीन्स था कि ए से बी की ओर जा रहे हैं, और बी क्रॉस ए का मीन्स है बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी। भाई मान लो ए यहां रखा है, बी यहां रखा है, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन ये है, और जब बी से ए की तरफ आओगे तो सर अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगी पहले वाले की, और अपोजिट होगी तो उसे किससे डॉट करेंगे? माइनस से। अब आप बोलोगे कि अक्सर सच में यही आता है, तो आप इसको देख लो, ए क्रॉस बी मैंने कैसे निकाला है, ये आंसर आ रहा है पूरा प्लस में। अगर मैं इसका बी क्रॉस ए निकाल दूं तो वो आंसर जो है वो सारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इसी को लेकर मैं अगला भी समझाऊंगा, इसलिए इनको रफ कर देता हूं, इसे ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो सारे मान किस में आएंगे? माइनस में। देन आप समझ जाना कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल तो होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है? नेगेटिव आता है। चलो, आपको दिख रहा है मैंने दोनों फिर से वही लिख दिए जो ए क्रॉस बी में थे, लेकिन अब मैं इसका क्या निकालूंगा? आप बोलोगे सर जी बी क्रॉस ए। क्या निकालेंगे? बी क्रॉस ए। तो जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो आप बोलो सर यहां पर ऐसे ही नंबर बना लीजिए, ये आई है, ये जे है और ये के है। अब बी की वैल्यू पहले लिखनी है, तो आई के पास क्या था? 3, जे के पास क्या था? -4, के पास क्या था? 2, फिर सर जी आई के पास ए के लिए 2, बी के लिए -3, जे के लिए 4। तो इस तरह से आपने ये भी लिख दिया। और जब मैं इसका बी क्रॉस ए करूंगा तो मैंने क्या समझाया था? अगर आई की वैल्यू निकालने हैं तो आई को ही कवर कर लेंगे, 4 4 जा 16, माइनस बीच में 3 2 जा, आप बोलोगे सर माइनस का 6, ठीक है। फिर हम जे पर लगाएंगे माइनस, जे की वैल्यू निकालेंगे तो जे को कवर करेंगे, 4 3 जा 12, फिर माइनस 2 2 जा 4, ठीक है। फिर हम के निकालेंगे तो के पर प्लस लगाएंगे, के को कवर करेंगे, 3 3 जा -9, फिर बीच में साइन माइनस का, 2 4 जा, आप बोलोगे सर माइनस का 8। आ जाओ भैया यहां पर, आप बोलोगे सर आई माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस का 6, आप बोलोगे सर माइनस का जे, 12 में से 4 गया 8, प्लस का के, माइनस का 9, प्लस का 8। अब आप बोलोगे सर आई की वैल्यू हो गई माइनस का 10, ये माइनस का 8 जे, और ये 9 में से 8 गया माइनस का के। तो बताओ सारी वैल्यू माइनस की नहीं आ रही है? एक बार जरा देख के बताओ। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आपने बात सही कही थी, तो यही हम बता रहे हैं आपको कि ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल तो होता है, लेकिन साइन कैसा रहता है? नेगेटिव। अब ऐसे आ जाए सर, चलो ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ गई। अब ए ऐसे आ जाएगी सर 2i माइनस 3k, और बी आ जाए 2j माइनस 4k। अब कैसे करें सर? तो भैया डरने की जरूरत नहीं है, जो नहीं दिया उसको जीरो मान लेंगे, जो नहीं दिया उसको जीरो मान लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। भैया आई की वैल्यू क्या है? अगर हम ए क्रॉस बी निकालें इसका, तो आई की वैल्यू कितना है? 2, जे की वैल्यू है इसमें? नहीं, के की वैल्यू -3, फिर आप बोलोगे सर यहाँ आई की वैल्यू है? नहीं, जे की वैल्यू 2 और के की वैल्यू -4। फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे जैसे भी समझाया था। कैसे? एक बार फिर से आ जाओ। आई, अब मेरे साथ करवाओ सारे बच्चे, आई को सॉल्व कर रहे हैं तो आई को कवर, 4 की 0 के साथ सर जी 0, फिर माइनस 2 की 3 के साथ माइनस का 6, फिर सर जे को हम माइनस में लेंगे, जे को कवर कर लो, 4 2 जा -8, फिर साइन माइनस में, ठीक है। फिर 0 के इसके साथ सर जी 0 हो गया। फिर के लिए निकालेंगे तो के लिए के को कवर कर लेंगे, 2 2 जा 4 और फिर -0। तो भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6i, माइनस माइनस प्लस का 8j, और ये हो गया सर जी प्लस का 4k। तो इसी तरह से आप आंसर निकाल लोगे, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, कुछ भी निकाल लो, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो, पर एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, कह रहा है कि ये प्रूव करो कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी -2a क्रॉस बी होता है, ठीक है। आ जाओ सारे बच्चे एकदम साथ में। तो बेटा आपको एल्जेब्रिक लॉ पता है, a से a की मल्टीप्लाई होती है तो a क्रॉस a, ठीक है। फिर a से b की होगी तो सर जी -a क्रॉस b, माइनस बाहर आ जाएगा। फिर ऐसी b की a के साथ करो तो b क्रॉस a, बहुत सिंपल है ये। b की b के साथ करोगे तो -b क्रॉस b। बात याद है मैंने क्या कहा था कि अगर i का क्रॉस i के साथ करोगे तो 0, j का j के साथ करोगे तो 0, k का k के साथ करोगे तो 0। क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी? ये a क्रॉस b ही रहेगा। अब ये
बी क्रॉस ए रहेगा, और ये क्या सर जी, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा ए क्रॉस बी, एंड ये बच गया सर जी प्लस में बी क्रॉस ए। तो आपको क्या मैंने बताया नहीं था, इसे ए क्रॉस बी ही रहने दो। तो क्या हम इसको माइनस ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते? भाई इसका डायरेक्शन बदल दिया तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अभी सिखाया था ना कि ए क्रॉस बी इक्वल तो होता है लेकिन माइनस का लगाकर, है ना। तो आप बोलोगे सर बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन कौन सा लगा देंगे, माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब ये दोनों सेम सेम हो गए, एक और एक कितना होता है, 2, ए क्रॉस बी। लो जी, हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला आपको दिया है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि एक बात मुझे बताओ कि ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू द मॉड ऑफ ए डॉट बी, है ना। आप बोलो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब इनके बीच का एंगल निकाल दो, क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, सबने पढ़ रखा है, दिमाग लगाओ, है ना, एकदम झिंगा लाला। ए डॉट बी, क्या ए बी साइन थीटा नहीं होता? ए डॉट बी, क्या ए बी कॉस थीटा नहीं होता? जब वो एंगल की बात कर रहा है तो इनमें एंगल ढूंढो ना, कहां से आएगा। तो ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा सर, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ए की बात है सर, साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं, पाई/4 पर, 1/√2। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा तो सर इसको इधर लिया उठाकर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर टेन थीटा इक्वल्स टू 1, आप बोलोगे सर टेन में 1 कितने की वैल्यू होती है, आप खींच के बोलोगे पाई/4 की, तो थीटा हो गया पाई/4, ये आ गया आंसर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताना भाई कमेंट करके, कितने बच्चों को बहुत अच्छी लगी वीडियो, कितने बच्चों को लगा कि हाँ सर ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो हमें मस्ट करके तैयार कर लेनी चाहिए, जिसमें सारी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं जो आपके एग्जाम को डायरेक्ट में हिट कर सकती है। और अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हो आपसे नहीं हुआ हो, तो आप हमें कमेंट कर देना, हम उसका आंसर जरूर अपनी डिटेल वीडियो में मेंशन कर देंगे। ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन हमारे पास आया था और हमने इसका ऐसे आंसर निकाल दिया है, तो आप उसका भी वेट करो, वो बहुत जल्दी आने वाली है। और बाकी हम लोगों ने जो डिटेल से समझाया है आप लोगों को, जो ये शॉर्ट चीट नोट्स है, ऐसे मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे आपके एग्जाम टाइम में। तो इसके लिए अगर आपको लगा हो कि सर हमने मेहनत करके बनाया, तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना कि भाई यहां से भी पढ़ लो, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में।